Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is Biodiversity and Conservation. हम इसके MCQs करने वाले हैं, साथ ही साथ पूरा chapter explain. First I was thinking to explain the chapter, but then I realized that there are no views in explanation. So through MCQs I will explain all the chapter, whole chapter. Okay, start करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. बायोडाइवर्सिटी जो ये शब्द है ये किसने दिया है? हेकल, एडवर्ड विल्सन, रामदेव मिश्रा और टेंसले. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डाइवर्स टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है. तो फ्लोरा एंड फाउना के जो बहुत सारे टाइप्स है दैट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी टुगेदर. ओके, सो किसने ये वर्ड दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एडवर्ड विल्सन. ठीक है, एडवर्ड विल्सन ने वर्ड दिया था बायोडाइवर्सिटी. हेकल की बात करें तो हेकल ने इम्पॉर्टेंट एक वर्ड दिया था दैट इज इकोलॉजी. तो इकोलॉजी जो वर्ड है ये हेकल के द्वारा दिया हुआ है. रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा. देन टेंसले ने क्या किया था? टेंसले ने भी एक वर्ड दिया था इकोसिस्टम. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. इकोलॉजी बोले तो हेकल ने दिया था और फादर ऑफ इकोलॉजी बोले तो रामदेव मिश्रा, इंडियन फादर. ओके, एंड टेंसले की बात करें तो इको सिस्टम वर्ड दिया था टेंसले ने. और बायोडाइवर्सिटी पूछा तो आंसर विल बी एडवर्ड विल्सन. ठीक है, नोट डाउन करते जाइए, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन होगा. एनसीईआरटी की बुक खोलिए, वहीं पे लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, साइड में. नेक्स्ट वी हैव इंडिया हैज़ डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स. इंडिया में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं कम, कहीं ज़्यादा ठंडी है तो कहीं कम, ठीक है. तो ऐसे अलग अलग प्लेसेस मिलते हैं. और ये कौन से टाइप की डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी. अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो अगर सिंगल स्पीशीज़ है, कोई एक स्पीशीज़ जेनेटिक लेवल पे, जीन्स के लेवल पे अलग अलग टाइप्स दिखाए, डाइवर्सिटी दिखाए, तो उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, एक ही एरिया में आपको बहुत सारे टाइप्स के स्पीशीज़ मिलते हैं, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे कि हमारा इंडिया इकोसिस्टम लेवल पे, वहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी हैं, मैनग्रोव्स हैं, वेटलैंड्स हैं, कोरल रीव्स हैं, एल्पाइन मेडोज़ हैं, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस है इकोलॉजिकल बेसिस पे, इकोसिस्टम की बेसिस पे, तो उसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं. यहाँ वही पूछा गया था, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. और गामा डाइवर्सिटी जो है ये पूरे कम्युनिटी को लेके होता है, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट, who estimated that global species diversity is at about 7 million. किसने ये बात कही थी कि ग्लोबल, पूरे ग्लोब में जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियंस है, मतलब हमारे पूरे ग्लोब में जो स्पीशीज़ है वो 7 मिलियन टाइप्स के हैं. किसने कहा था ये बात? कार्लोस लिनेयस, बर्गमैन, एमएस स्वामीनाथन और रॉबर्ट मे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रॉबर्ट मे. रॉबर्ट मे ने ये बात कही थी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. स्पीशीज डाइवर्सिटी डैश एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. तो अगर ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये वाली लाइन इक्वेटर है, तो पोल कहाँ होगा? ये जो पॉइंट मैंने बनाया ये पोल होगा, ये आपका इक्वेटर है. तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर यहाँ पे रहता है इक्वेटर में, और धीरे धीरे हम जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, राइट, ठंड बढ़ने लगती है. तो इसीलिए अगर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात करें तो हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, अनसर्टेन हो जाएगा, यानी कि इम्बैलेंस हो जाएगा. सो अनसर्टेन तो होगा, बट किस वे में होगा? एग्जैक्ट आंसर अगर हमें देना है तो आंसर विल बी डिक्रीज, ठीक है. क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा.
इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियस इट आपने देखा होगा कि कोई ऐसे प्लेसेस है इक्वेटर के पास के जो एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल रह रहा है, गर्मी है, फॉरेस्ट है, ठीक है, प्लांट्स है, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वहीं पे आपको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगे। इक्वेटर की साइड एंटार्क्टिका चले जाओ, ठीक है, हम साउथ पोल की साइड आइए, इक्वेटर है तो हम साउथ पोल की साइड एंटार्क्टिका आ जाते हैं। तो एंटार्क्टिका में आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं, बस बर्फ बर्फ बर्फ, ठीक है, वहाँ पे आपको एनिमल्स भी कम देखने को मिलते हैं, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन अबाउट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज करेक्ट। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का जो पूरा कंसेप्ट है वो हमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता है ना, जितना एरिया होता है वैसे वैसे स्पीशीज़ भी इंक्रीज होती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट उसकी भी एक लिमिट है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक सोसाइटी है उसमें 10 घर हैं, हर एक घर एक एक इंसान ने ले लिया, फिर उसके बाद उसकी आगे की जनरेशन बढ़ती है, तो अप टू अ सर्टेन लिमिट ही वहाँ पे लोग रह पाएंगे एक घर में, ठीक है। यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन रह रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ी जनरेशन, 3 4 5 इतने रह लेंगे, 6 रह लेंगे, बट एक लिमिट ऐसा आएगा कि उसके बाद उस रूम में जगह नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे ही आपका स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप होता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन इन चारों में से सही है आपको बतानी है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। अब इसमें s का क्या मतलब है, c का क्या मतलब है, z और a इन सब का क्या मतलब है, आगे के क्वेश्चंस में पता चलेगा। ओके, सो यहीं पे आ गया क्वेश्चन, log s इज इक्वल टू log c, यहाँ पे z मिसिंग है गाइज, z प्लस log a, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब इक्वेशन में z और s क्या बता रहा है हमें, z और s क्या बता रहा है, Z species richness, S area, species richness and regression coefficient, Y intercept and area, slope of line and species richness। तो मैं आपको बता दूँ S species richness, S से species तो species richness दिस वन, और तो पीछे कहीं भी स्पीशीज रिचनेस है ही नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस अपने आप ही हट जाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं, ए का क्या हो जाएगा, एरिया, एस का स्पीशीज रिचनेस, सी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, सी इज व्हाट, वाई इंटरसेप्ट, और जेड यहाँ पे मिसिंग है, जेड जो स्लोप बनाई है, ये ग्राफ है तो ये जो स्लोप है इसे हम लोग जेड बोलते हैं, ठीक है, और वी कैन से और रेग्रेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट, इफ इन अ सर्टेन एरिया स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर, then the vibration or we can say variation in biomass year to year will be less as we can say stable। ये थ्योरी किसने दी थी, थ्योरी क्या है पहले समझते हैं। अगर कोई एक सर्टेन एरिया है और वहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बायोमास का जो प्रोडक्शन होता है वो ईयर टू ईयर, साल से हर साल, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है, हर बार सेम ही उसका रिजल्ट आता है, ऐसा होता है। तो ये थ्योरी किसने दी है, डेविड टिलमैन, खुराना, रॉबर्ट मे और हेकल। राइट आंसर मार्क करेंगे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डेविड टिलमैन। इन्होंने क्या कहा था, अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो वेरिएशन इन बायोमास ईयर टू ईयर कम होगा, ठीक है। इन्होंने कुछ आउटडोर प्लॉट्स के एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि ये आंसर प्रूव कर पाए, ठीक है। एंड ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बट हर साल जो है प्रोडक्टिविटी का जो रेशियो है वो चेंज उतना नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा ही वेरिएशन आता है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस इन वन लाइनर फॉर्म। अगर आपसे एक लाइन में रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस पूछे तो आप क्या बताएंगे। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, पॉल एनरिच, वेरी इंपॉर्टेंट, PAUL, पॉल, NEHRLICH, ठीक है, एलरिच।
तो पॉल एलरिच ने हमें एक्सप्लेन किया था रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या उन्होंने बोला था? उन्होंने बोला था एक एरोप्लेन है, ठीक है। अब एरोप्लेन में बहुत सारे रिवर्ट है। रिवर्ट क्या होता है? बहुत सारे नट्स, ठीक है, नट्स से टाइट रहता है उसका एक एक पार्ट, तो बहुत सारे नट्स है, उसमें आपने पैसेंजर्स को बैठाया। अब एक एक करके अगर पैसेंजर्स नट को खोलने लगेंगे तो क्या होगा? धीरे सीट्स के नट खोल लिए, ठीक है, विंडो के पास के नट्स खोल लिए, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे एरोप्लेन वीक हो जाएगा, राइट। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई मेन पार्ट का नट पहले निकाल दिया हो तो उस एक नट पे ही सब कुछ डिपेंड हो, तो पहले बहुत जल्दी ही क्रैश हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात एक्सप्लेन करी थी। तो इन्होंने बोला था कि रिवर्ट जो है उसको हम स्पीशीज मानेंगे, और ये जो पॉपर पूरा जो एरोप्लेन है उसको हम अपना सराउंडिंग मानेंगे। तो हम जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर हम उसमें से एक एक स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचा रहे और एक एक स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है, तो क्या आएगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा एरिया भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे प्लेन क्रैश हो गया था वैसे ही एरिया भी ख़त्म हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि अगर मेन स्पीशीज़ को आप हटा दो तो बाकी सारी स्पीशीज़ के साथ भी एरिया ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो ये रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस था। तो ऑप्शन देखिए, इट सेज इफ वी लूज स्पीशीज द इकोसिस्टम विल बिकम स्ट्रॉन्ग। नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा भाई, वीक हो जाएगा। इफ वी लूज स्पीशीज फ्रॉम इकोसिस्टम देयर विल बी नो चेंज। अरे नो चेंज कैसे? बोला ना, वीक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इफ वी लूज स्पीशीज फ्रॉम इकोसिस्टम देन आवर इकोसिस्टम विल बिकम वीक नॉट इनिशियली। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN एंड नाउ एक्सटिंक्ट। कौन सा ऐसा इन चारों में से स्पीशीज़ है कि अब रेड लिस्ट में था पहले IUCN के और अब ख़त्म हो चुका है, इसका वजूद मिट चुका है? ऐसा कौन सा स्पीशीज़ है? IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। अगेन रिपीटिंग, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो IUCN में से कौन से हट गए हैं? डोडो बर्ड विच इज़ नॉट, ठीक है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, वाइट टाइगर, क्वागा। तो डोडो बर्ड जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, स्टेलर सी काउ एक्सटिंक्ट हो चुका है, क्वागा एक्सटिंक्ट हो चुका है, वाइट टाइगर आपका अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि थाइलसीन, ठीक है, या फिर 3 सब स्पीशीज है टाइगर के, बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर्स, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। नॉट, ठीक है, कॉज नहीं है बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने का। द एविल क्वार्टर मतलब 4, ठीक है, 4 ऐसे मेजर कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी के, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओजोन डिप्लीशन। वेरी इजी क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओजोन डिप्लीशन नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और एक और है आपका एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? किसी चीज़ का ओवर यूज़ कर दो तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम में आपने सुना होगा मैसेज भेजने के लिए किसी को आप क्या यूज़ करते थे? पिजन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। वो पिजन्स अब ख़त्म हो गए। अब आप मैसेज भेजोगे, पिजन के अगर लेग में आप मैसेज बांधोगे तो वो जाएगा क्या दूसरे के पास? नहीं जाएगा, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसीलिए। देन को एक्सटेंशंस, अगर तू है तो मैं हूँ, तू नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ठीक है, इसे बोलते को एक्सटेंशंस। व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। इसका एग्जाम्पल है डोडो ट्री। डोडो ट्री क्या है? डोडो ट्री का जो सीड है ना, वो बर्ड डोडो बर्ड था एक, ठीक है। डोडो बर्ड अपने मुंह में रखती थी उस सीड को, और जब एक्सक्रीट करती थी जहाँ पे भी, तो वहाँ पे ना डोडो ट्री अपने आप ग्रो हो जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि डोडो बर्ड है ना वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो अब क्या बचा? एक सिंगल डोडो ट्री बचा हुआ है अभी तक,
अकॉर्डिंग टू अभी रिसेंट का नहीं पता, बट लास्ट पास 2 ईयर्स तक वो डोडो ट्री है और वो एक सिंगल ट्री बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तीसरा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो था वो बहुत बड़ा, उसे हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज सर्वाइव कर रहे थे, बट क्या हुआ, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रासलैंड्स बना दिया गया, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट को कट कर दिया गया धीरे धीरे धीरे, और वो बहुत छोटा एरिया बन गया है अब, ठीक है। तो क्या हुआ, हैबिटेट लॉस, बहुत सारे स्पीशीज जो थे वो बेघर हो गए, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस हो गया, ठीक, और बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट करता है माइग्रेटरी हैबिट्स पे, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड टू एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। कई बार क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है कि अगर एक स्पीशीज़ वहाँ पे रह रही है और दूसरे को आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है, या तो तू रहे या तो मैं रहूँगा, ठीक है। तो वैसे ही विक्टोरिया लेक जो है ईस्ट अफ्रीका में है, उसमें नाइल पर्च नाम का एक प्लांट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो उसके वजह से वहाँ पे जो पहले से स्पीशीज़ रह रही थी वो ख़त्म हो गई थी। टोटल 200 स्पीशीज़ ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो वो स्पीशीज़ किसकी थी, लैंटेना, कैरोट ग्रास, इकॉर्निया और चिचलिट फिश। सो इसका राइट आंसर है चिचलिट फिश, ठीक है। 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिट फिश खत्म हो गई थी ड्यू टू नाइल पर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटेरियन एक्सप्लेन दैट what we are getting from our biodiversity and how they are helping in our survival। कौन सा यूटिलिटेरियन है, आपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ा होगा, हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना चाहिए, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। 3 यूटिलिटेरियंस है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नैरोली एंड एथिकल, ठीक है। ब्रॉडली हमें एक्सप्लेन करता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर हम बायोडाइवर्सिटी ना बचाएं तो, ठीक है। क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है, पानी नहीं होगा, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये सारे बड़े बड़े कॉजेज़ हैं अगर हम बायोडाइवर्सिटी नहीं बचाते हैं तो। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, ये क्या बोलता है कि आपको तो पता ही है हमें क्या मिलता है पेड़ से हमें मेडिसिन मिलता है, बहुत सारे वी कैन से डेली जो एवरीडे आइटम्स फॉर आर एसेंशियल्स है वो मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, तो वो नैरोली यूटिलिटेरियन में बताता है। और तीसरा है एथिकल यूटिलिटेरियन, इसमें ये बोला गया है कि प्लांट्स, इनकी भी ये दुनिया है, दुनिया सिर्फ आपकी नहीं है, बाकी जीव जंतुओं की भी है, सबका हक है इस पे, तो आप ओवर एक्सप्लॉइट करके जो हमारे एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, ये बताता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें क्या मिलता है बायोडाइवर्सिटी से, ये एक्सप्लेन कौन सी यूटिलिटेरियन किया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नैरोली यूटिलिटेरियन ने बताया है कि हमें बायोडाइवर्सिटी से क्या मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है इन चारों में से, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एनिमल है या कुछ प्लांट्स है जो कि ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, तो उन्हीं के एरिया में उन्हें रख के, उन्हें कहीं शिफ्ट नहीं करना है, उसी एरिया में उन्हें रख के प्रोटेक्ट करना, उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, उन्हीं के इन्वायरमेंट में। एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है दूसरा, इन सीटू के अलावा क्या होता है, एक्स सीटू। एक्स सीटू में क्या होता है, अगर कोई एनिमल ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे अपने एरिया में ले आएंगे, वहाँ से शिफ्ट करेंगे, उसे अपने एरिया में ले आएंगे और वहाँ पे उसकी केयर करेंगे, तो वो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू के एग्जाम्पल बताना है, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क और नेशनल पार्क। तो इन सीटू का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल पार्क, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन के। जूलॉजिकल पार्क में बाहर से प्लांट्स, बाहर से एनिमल्स लेके आते हैं, बोटानिकल गार्डन में बाहर से प्लांट्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में बाहर से एनिमल्स आते हैं, जू, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क को जू भी कई बार हम कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क व्हाट, जू, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XCC2, मतलब दूसरे जगह ले जाके उसे कंजर्व करना। सीड बैंक, सैक्रेड ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीड बैंक। ठीक है, सीड बैंक में क्या होता है, हम सीड्स को कंजर्व कर लेते हैं कि हमें कहीं अगर बहुत सालों बाद काम पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं उस सीड को। ठीक है, इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होता है, इन सीटू का एग्जाम्पल है। कई बार क्या होता है कि प्लांट्स को हम लोग है ना पूजा करने रखते हैं, कई प्लांट्स को। ठीक है, तो कोई उसे कट नहीं करेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सैक्रेड ग्रूव्स भी हैं इंडिया में। देन बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेस्ट एग्जाम्पल माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो या नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस हैं, ये स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसमें बस जी के रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइक टोटल नेशनल पार्क्स कितने इंडिया में, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो 106, कई बार 105 भी लिखा आता है ऑप्शन में, तो आप 105 टिक करोगे, और नहीं तो 106 विल बी द आंसर। ठीक है, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व होगा गाइज, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। कौन कौन से, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ठीक है, ये 4 जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, कहाँ, इंडिया में। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज पूछे जा सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट डेज है इस चैप्टर से रिलेटेड। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून एंड वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। ठीक है, तो ये 4 डेज हैं। अगेन रिपीटिंग, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून एंड वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। ठीक है, तो दिस इज द वीडियो. I hope you guys like this video. Thanks for watching. Please like, comment, share to the friends who are preparing for MNS 2022. And if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. Thank you so much. Keep supporting.